हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हीगल के आदर्शवाद और राज्य के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। ये MPSC 03 चैप्टर 14 जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल उस चैप्टर का नाम है। उसके ऊपर क्वेश्चन है, हीगल द्वारा प्रतिपादित आदर्शवाद और राज्य के सिद्धांत पर टिप्पणी कीजिए। हीगल जर्मनी के आदर्शवाद की देन था, जिसने रूसो और कांट से पर्याप्त प्रेरणा ग्रहण की और इसे जर्मनी के एकीकरण की समकालीन लोकप्रिय इच्छा के साथ जोड़ा। और हीगल का आदर्शवाद सिद्धांत कैसा है, उसके बारे में बातचीत करेंगे आज की इस वीडियो में। राजनीतिक विचारों के इतिहास में वास्तविकता की प्रकृति के संबंध में दो प्रमुख मत हैं। दो प्रमुख मत है वो ये है, आदर्शवाद और प्रकृतिवाद, आइडियलिज्म एंड नेचुरली, तथा बुद्धिवाद और अनुभववाद, रैशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म, वास्तविकता की प्रकृति का और आदर्शवादी संप्रदाय का प्रमुख प्रतिपादक है। हीगल का मानना था कि चाहे वह भौतिक हो या अभौतिक, उसका सही ज्ञान ही उस वस्तु के मुकाबले कहीं ज़्यादा खास है। इसलिए जो बात हकीकत और स्टेबल है, यानी कि स्थायी है, वो है विचार, किसी भी चीज़ के बारे में, न कि वस्तु के। हीगल कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि भौतिक जगत परिवर्तनशील है, बदलने वाला है, लेकिन विचार जो है स्टेबल है, स्थायी है। वो कभी भी चेंज होता है, लेकिन विचार ही रहता है। कहने का मतलब ये है कि हीगल के मुताबिक अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस वस्तु के प्रति आपका विचार क्या है, ये काफ़ी अहम बात है, क्योंकि विचार होगा तभी उस काम को आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। हीगल के आदर्शवाद को हमेशा निरपेक्ष आदर्शवाद, एब्सोल्यूट आइडियलिज्म कहा जाता है। उनका मानना है कि इतिहास को जो बात गति प्रदान करती है वो विचारों का विकास है, यानी कि विचारों का विकास ही भी इतिहास को गति प्रदान करने में खास भूमिका निभाती है। आगे कहते हैं कि समाज, अर्थव्यवस्था, राज्यतंत्र और संस्कृति में हर तरह का बदलाव, चेंजेस, विचारों के विकास से शुरू होता है। हीगल का आदर्शवाद, जिसे निरपेक्ष आदर्शवाद कहा जाता है, में व्यक्ति और वस्तु के बीच एक ख़ास तरह का जुड़ाव देखा जाता है। और इन सब को जानने के लिए हीगल ने जो एक तरीका अपनाया है वो है द्वंद्वात्मक पद्धति, यानी डायलेक्टिक मेथड। हीगल के राजनीतिक दर्शन का मुख्य आधार द्वंद्वात्मक पद्धति है, जैसा कि पहले मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। और दूसरी बात ये है कि हीगल ने इस मेथड को सुकरात से ग्रहण किया है। सुकरात इस पद्धति का पहला प्रतिपादक था। डायलेक्टिक का मतलब है विचार विमर्श करना। सुकरात का ये मानना था कि किसी सच तक पहुंचने के लिए उस विषय में बार बार सवाल करने की ज़रूरत होती है। अगर आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो कोई विचार पक्ष थीसिस से प्रतिपक्ष यानी एंथीसिस की तरफ तब तक अग्रसर होता है जब तक कि दोनों में संश्लेषण यानी सिंथेसिस न हो जाए। संश्लेषण में थीसिस और एंटीथीसिस दोनों का तत्व शामिल होता है। व्यवहार में हीगल ने अपनी द्वंद्वात्मक पद्धति को विचार के क्षेत्र पर लागू किया है, यानी कि विचार विमर्श की पद्धति को विचार के क्षेत्र पर लागू किया है। इस तरीके को आदर्शवाद कहा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि हर विचार का पक्ष यानी थीसिस और एंटीथीसिस दोनों के तत्व होते हैं, और ये दोनों विचार मिलकर मूल विचार तथा विरोधी विचार एक नया विचार देते हैं, जिसे संश्लेषण सिंथेसिस कहा जाता है। सिंथेसिस, ये नया विचार समय के साथ साथ एक पक्ष बन जाता है और इससे इसके प्रतिपक्ष का उदय होता है। हीगल का विश्वास था कि वस्तु की वास्तविकता, प्रकृति को तभी जाना जा सकता है जब तक उसके विरोधी स्वरूप को भी जान लिया जाए। इसका एक और पॉइंट है इतिहास दर्शन। हीगल के इतिहास के दर्शन में ये कहा गया है कि वो भौतिक चीज़ों को अहम नहीं मानता, बल्कि वो उन्हें सिर्फ निरपेक्ष विचार के विकास के संचित परिणाम की तरह देखता है। निरपेक्ष विचार मतलब किसी भी तरह के उम्मीद न रखने वाला विचार की तरह देखता है। निरपेक्ष विचार विकासात्मक प्रक्रिया में आगे की तरफ तरक्की करता है। इस विकासात्मक प्रक्रिया में निरपेक्ष विचार या भाव कई रूप ले लेता है और पूर्ववर्ती रूपों को बिल्कुल अलग करते हुए नए रूपों को ग्रहण कर लेता है। इसे विकास का पहला भौतिक चरण या अजैव जगत है। इसी तरह जो तीसरी अवस्था है वो अवस्था मानव जाति के विकास की है। हर अवस्था अपने से पहले की अवस्था से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। मानव जाति की अवस्था गुणात्मक दृष्टि से पहले की अवस्था से हाई लेवल की है, क्योंकि इंसान के पास बुद्धि तत्व है और इस वजह से ये सही गलत अच्छे बुरे में फ़र्क कर सकता है।
इसके बाद जो अवस्था है वो पारिवारिक पद्धति का विकास है। बुद्धित्व के अलावा इंसान एक दूसरे के साथ सहयोग और समझौते के साथ रह सकता है। पांचवी अवस्था की विशेषता नागरिक समाज का विकास है। इस अवस्था में आपसी सहयोग और समझौते के अलावा एक दूसरे पर आर्थिक निर्भरता इसकी खासियत है। आखिरी और बेहद खास अवस्था जो है, उस अवस्था में राज्य का विकास दिखाई देता है और जो पूरी तरह से नैतिक व्यवस्था का प्रतिनिधि है। हीगल का कथन है कि परिवार एकता का प्रतीक है और नागरिक समाज विशिष्टता की निशानी है तथा राज्य सर्वव्यापकता की निशानी है। पारिवारिक एकता, खासतौर से नागरिक समाज की एकता, तब मुमकिन होती है जब सार्वभौम व्यवस्था की वास्तविकता की तरह राज्य अस्तित्व यानी राज्य का वजूद और विकास पूरी तरह सफल होती है। परिवार और नागरिक समाज कुछ हद तक तर्कपरक है, लेकिन सिर्फ राज्य ही पूरी तरह तर्कपरक है और नैतिक भी। हीगल के इतिहास दर्शन में दूसरा सबसे खास आयाम यानी स्टेज इतिहास पर्तावाद है। हिस्टोरिज्म का सिद्धांत है जिसके अनुसार इतिहास की पूरी दिशा पहले से ही निर्धारित यानी तय होती है। हीगल के ऐतिहासिक दर्शन का तीसरा महत्वपूर्ण आयाम अरस्तू के स्वदेश्यवाद टेलियोलॉजी का इस्तेमाल है। इसके मुताबिक दुनिया की हर चीज़ अपने मकसद जो इसकी वास्तविक प्रकृति है यानी कि रियल फैक्ट जो है उसकी तरफ जाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये वो पॉइंट है जो क्वेश्चन में है कि हीगल का राज्य का सिद्धांत क्या है, तो इसको देखेंगे। हीगल का राजनीतिक दर्शन को सबसे शुरुआती योगदान उसका राज्य का सिद्धांत है। प्लेटो की तरह एक महान व्यवस्था को बनाने वाला था। राज्य का सिद्धांत जो वो ये है कि इस बात पर आधारित जो तर्क सम्मत है वो रियल है और जो रियल है वो तर्क संगत होता है। इसका मतलब है कि इस दुनिया में जिस भी चीज़ का वजूद है, अस्तित्व है, वो तर्क के अनुसार है और जो चीज़ तर्क के मुताबिक है उसका ही वजूद है। इसी तरह राज्य भी तर्क का साकार रूप है, क्योंकि राज्य तर्कपरक है और राज्य वास्तविक है, इसलिए जो भी तर्कपरक है वो वास्तविक भी है। यहाँ वास्तविक का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जो अनुभवाश्रित है, बल्कि ये है कि जो आधारभूत है। हीगल वास्तविक और जिसकी मात्र सत्ता है उसके बीच अंतर करता है। इन सब के पीछे जो मतलब है वो है कि हीगल की नज़र में सभी राज्य तर्कपरक है, जहाँ तक कि वे तर्क की अभिव्यक्ति की अलग अलग अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। हीगल के अनुसार राज्य तर्क की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, क्योंकि इसका आविर्भाव पक्ष और नागरिक समाज प्रतिपक्ष के संश्लेषण से होता है। यहाँ हीगल के राज्य से जुड़ी जटिल सिद्धांत को संक्षेप में पेश करते हुए ये कहना ज़्यादा बेहतर हो सकता है कि एक तो इसका दैवी उद्भव है, क्योंकि राज्य एक निरपेक्ष विचार या तर्क के दैवी रूप का विकास है। राज्य के ऊपर किसी भी तरीके का आध्यात्मिक विकास मुमकिन नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्य से आगे किसी प्रकार का भौतिक विकास नहीं हो सकता। दूसरी बात, हीगल राज्य का पक्षपाती है, क्योंकि उसके दर्शन में राज्य किसी लक्ष्य को हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि राज्य खुद एक लक्ष्य है। इसी तरह हीगल ने व्यक्तियों को राज्य के अधीन कर दिया है पूरी तरह से। वो ऐसा मानता है कि केवल राज्य ही ये जानता है कि क्या बात व्यक्ति के हित में है। इस नज़रिए से हीगल कहता है कि राज्य गलत नहीं हो सकता। हीगल का ये भी कहना है कि मनुष्य का जो भी महत्व है या जो संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थ है वो भी उस राज्य के माध्यम से हासिल हुआ है। हीगल पर सुकरात के द्वंद्ववाद, अरस्तू के स्वदेश्यवाद, रूसो के वास्तविक इच्छा और यथार्थ सामान्य इच्छा सिद्धांत और इमैनुअल कांट के बुद्धिवाद का असर पड़ा है। दूसरी तरफ हमने देखा कि हीगल का तरीका द्वंद्वात्मक था। सत्य पर पहुंचने के लिए किसी वस्तु को उसके विरोधी से संबंधित करके समझना चाहिए। इसे पक्ष और प्रतिपक्ष और संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं, यानी थीसिस, एंटीथेसिस और फिर आखिर में सिंथेसिस। हीगल के राजनीतिक सिद्धांत का तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष इतिहास का सिद्धांत है। उसके राजनीतिक दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष उसका राज्य का सिद्धांत है, जिसमें उसने कहा है कि जो तर्कपरक है वही हकीकत है और जो हकीकत यानी एक्चुअल में है वो तर्कपरक है। इसलिए जो भी तर्कपरक है उसका एक्चुअल में वजूद होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल होगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें। और किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है या किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वंस अगेन।